आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आइए आज देखते हैं कि आज का टॉपिक हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे हम लोग राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी कहते हैं। आइए इसके विषय में हम लोग विस्तार से समझते हैं और इसके क्या क्या आखिर प्रावधान रहे हैं उनके विषय में भी विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे हम लोग RT एक्ट 2009 के नाम से भी जानते हैं, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत एक ऐतिहासिक कानून है और यह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं, RT एक्ट जो 2009 आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसके तहत जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंदर भाग 3 और अनुच्छेद 21A के तहत इसको एक क्या कर दिया गया, एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, शिक्षा का अधिकार जिसे हम लोग कहते हैं। और इसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो भी बच्चे होंगे, चाहे वो किसी भी समाज से आते हो, चाहे उनका आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक जो रूप है, संरचना है, भले ही अच्छा हो या बुरा हो, उन सभी बच्चों को हम लोग को क्या करना है, उनको हम जो सरकार है वह गारंटी देती है कि 6 से 14 वर्ष का जो भी बालक होगा उसको अनिवार्य और मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। मतलब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस अधिनियम को कब से लागू कर दिया जाता है? 1 अप्रैल 2010 से इसको पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया जाता है। और अगर देखा जाए तो इसको भारत में लागू कर दिया जाता है, और उस समय जो जम्मू और कश्मीर है उसको छोड़ करके जो बाद में शामिल हो जाता है, तो वहाँ तक वो लागू हो गया था। तो और इस अधिनियम का क्या मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सामाजिक असमानताएं हैं उनको दूर करना और सभी बच्चों को क्या करना, एक न्याय संगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली प्रदान करना। तो RT एक्ट का हम लोगों ने उद्देश्य भी छोटा मोटा देख लिया, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आखिर RT एक्ट होता क्या है, वह कब लागू हुआ और इसके अंतर्गत किन किन बच्चों को फ्री में शिक्षा मिलती है। आइए अब इनके कुछ मुख्य ये जो RT एक्ट आया, आखिर इसमें कौन कौन से प्रावधान, इसमें कौन कौन से हमको गारंटीज मिलते हैं और क्या क्या इसके अंतर्गत हमको मिलते हैं, उसके विषय में हम समझते हैं कि शिक्षा का जो अधिकार नियम है, अधिकार अधिनियम है RT एक्ट 2009, इसमें बहुत सारे प्रावधान भी किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके माध्यम से हम कई सारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमको आसानी होता है। सबसे पहले इसमें जो प्रावधान है कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा कि राज्य सरकार और स्थानीय निकाय, जो भी वहाँ के राज्य सरकार है या फिर जो स्थानीय निकाय हो गए, वह क्या करेंगे कि 6 से जो 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे होंगे उनको प्राथमिक जो शिक्षा है वो पूरी होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक, तो राज्य सरकार भी यह सुनिश्चित करेंगे कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा पूरा होने तक उनको क्या करना, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रदान करना। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग समझे तो किसी भी बच्चों को अगर स्कूल में प्रवेश देने या प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए कोई शुल्क या फीस नहीं देनी होगी, है ना। जैसे कि इसमें क्या उदाहरण है कि अगर मान लीजिए कि मुझे एडमिशन कराना है, तो अगर मैं एडमिशन कराता हूँ तो मैं 6 से 14 वर्ष के अगर अंदर में अगर मैं हूँ बालक, तो मुझे पैसे वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु में स्कूल में दाखिला नहीं ले पाता है तो उसे बाद में भी उसकी जो उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यह हमें क्या है, इसके द्वारा प्रावधान मिलता है। ठीक, कि अगर मान लीजिए कि मैं 6 वर्ष का बालक रहा बट किसी कारणवश मैं उसमें एडमिशन नहीं ले पाया, अगर मेरी आयु 9 वर्ष की हो गई है, फिर भी अगर मैं एडमिशन लेता हूँ सरकारी विद्यालयों में, तो मुझे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वहाँ पे प्रदान की जाएगी। मुझे वहाँ पे कोई एडमिशन लेने से नहीं रोक सकता है, चाहे वो कोई भी विद्यालय हो। उसके बाद निजी स्कूलों के लिए आरक्षण, इसमें जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसके लिए भी कुछ आरक्षण यहाँ पे रखे गए हैं, प्रावधान किए गए हैं कि जो निजी स्कूल हैं, चाहे वो सभी निजी, चाहे गैर सहायता प्राप्त हो, चाहे उसको सहायता मिले या ना मिले, या फिर आर्थिक रूप से जो भी कमज़ोर हो या वंचित जो भी समूह हो, उन बच्चों को क्या करना, अपनी कक्षा की एक, मान लीजिए कक्षा 1 है तो उसमें कम से कम 25% आरक्षित करना होगा, कि प्राइवेट स्कूल जितने भी होंगे उसमें कम से कम 25% आरक्षण देना होगा बालकों को। मान लीजिए वहाँ जो बालक जाकर के वहाँ पे एडमिशन लेता है जिसका आर्थिक रूप से वह बहुत ही कमज़ोर है या फिर सामाजिक रूप से कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं उसको वहाँ पे 25% उनको आरक्षण देना होगा प्राइवेट स्कूलों में। और इन बच्चों की जो शिक्षा है उसका खर्च क्या करेगी, सरकार वहन करेगी, कि जो भी इस पढ़ाई में खर्चा आएगा वह सरकार प्रदान करेगी।
जैसे कि देखा जाए कि यदि किसी निजी स्कूल में कक्षा 1 में क्या है 100 सीटें हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं समझाने का प्रयास करूँ तो किसी स्कूल में स्कूल है, निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, उसमें 100 सीटें हैं, तो उसमें से जो 25 सीटें हैं वो जो गरीब बालक है, जो आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उनके लिए वो रिज़र्व कर दिया जाएगा, उनके लिए वो रख दिया जाएगा, आरक्षित कर दिया जाएगा। और इससे क्या सुनिश्चित होता है कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर शिक्षा में कोई भेदभाव ना हो, इसका यह आधार होता है। और इसमें तीसरा प्रावधान किया गया कि स्कूल के बुनियादी ढांचे और मानकों का निर्धारण, कि इसमें क्या किया गया कि स्पेसिफिकेशन ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर स्कूल, कि इस अधिनियम के तहत स्कूलों के लिए क्या किया गया कि कुछ न्यूनतम मानकों को, कुछ जो नॉर्म्स रहे हैं उनके लिए इनको निर्धारित किया गया। जैसे कौन कौन से नॉर्म्स है इसमें, जैसे शिक्षकों की संख्या और योग्यता, कि आखिर शिक्षक जो पढ़ाएंगे वहाँ पे उनका क्या योग्यता रहेगा और वो कितने उनकी संख्या रहेगी। फिर उसके बाद कक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं का आकार इसमें देना, जैसे पुस्तकालय हो गया, शौचालय हो गया, पीने का पानी हो गया, इन सब का व्यवस्था करना, इन सब का भी निर्धारण करना या बुनियादी ढांचे उनको प्रदान करना। और फिर खेल का मैदान भी हो गया। जैसे यदि कोई स्कूल इन मानकों को अगर पूरी नहीं करता है, ये जो मानक यहाँ पे बताए गए हैं, जो शिक्षक की संख्या है, उनकी योग्यता है, कक्षाओं में जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे पुस्तकालय, शौचालय या पीने का पानी, यदि किसी स्कूल में यह पूरा नहीं हो पाता है तो उस विद्यालय की क्या कर दी जाएगी, मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और यह क्या हमें फिर सुनिश्चित होता है कि सभी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जो शिक्षण है वह उसका वातावरण बना रहे। और उसके बाद चौथा इसका प्रावधान किया गया कि शिक्षकों के लिए मानक, कुछ टीचर्स के लिए भी यहाँ पे नॉर्म्स बनाए गए हैं कि इस अधिनियम में क्या हुआ कि जो शिक्षकों की योग्यता है और जो प्रशिक्षण के संबंध में भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। और यह अनिवार्य करता है कि जो सभी शिक्षक यहाँ पढ़ाने वाले हो उनके पास क्या हो, उनके पास उचित शैक्षणिक जो एजुकेशन उनके पास हो वह उचित हो, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक तरीके से पूर्ण हो और व्यावसायिक उनके पास योग्यता हो। जैसे वर्तमान समय में हम लोग देखें, मान लीजिए कि जैसे कि जो डीएलएड बीएड कर रहे हैं तो ये सब आपके शैक्षणिक योग्यताओं में आ जाएंगे, ये सब आपके पास होना चाहिए, तभी अब इन बच्चों के इन आयु के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। जैसे कि यह क्या सुनिश्चित करता है शिक्षकों का मानक, कि यह क्या प्रावधान हमें सुनिश्चित करता है, इसके द्वारा हमें क्या मिलता है कि जो शिक्षक है उन्हें पर्याप्त रूप से एक तो प्रशिक्षित होना चाहिए और उन्हें नियमित जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग लेना होता है। और यह अनिवार्य करता है कि शिक्षकों को शिक्षण के अलावा अन्य कोई गैर शिक्षण कार्य है जैसे जनगणना में नहीं लगाया जाएगा, ठीक, ताकि वे अपने शिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सके। फिर उसके बाद पांचवा इसमें प्रावधान है कि शारीरिक दंड का निषेध, की प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्तमान समय में चाहे बालक किसी भी विद्यालय में पढ़ता हो, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंटेड हो, और इसमें क्या है कि कोई भी बालक हो, किसी भी उम्र का बालक हो, उस पे क्या होगा कि यह अधिनियम हमें यह प्रदान करता है, हमें यह अधिकार देता है कि कोई भी जो अगर टीचर है या फिर वहाँ के संस्था के जो भी लोग हैं वह बालकों को शारीरिक दंड या मानसिक दंड से उत्पीड़न बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उस पर यह एक्ट क्या करती है, रोक लगाने का कार्य करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई छात्र है, किसी भी कारण से पीटा या अपमानित नहीं किया जाना चाहिए या नहीं किया जा सकता है। यह बच्चे के सीखने के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाने का प्रयास करता है, ठीक। मान लीजिए कोई बालक है, उसे मार पीट रहे हैं तो कहीं ना कहीं वह अगर किसी हीन भाव का शिकार हो जाएगा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मुझे मार पड़ रही है, इस कारण से उस कारण से, वो क्या करता है फिर विद्यालय जाना छोड़ देता है। तो यह क्या करती है, यहाँ पे शारीरिक दंड है उसका निषेध किया गया है पूर्ण रूप से। फिर छठा इसमें प्रावधान किया गया कि नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी का क्या मतलब है कि इसमें 2019 के संशोधन से पहले इसमें क्या प्रावधान था कि है ना, देखिए नो डिटेंशन में कि 2019 से पहले इसमें क्या प्रावधान था कि किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक फेल नहीं किया जाएगा। नो डिटेंशन पॉलिसी के अंतर्गत मान लीजिए कोई बालक है और वह कक्षा 8 में है तो 1 से लेकर के 8 तक बालकों को इसमें फेल नहीं किया जाएगा। अब हालांकि क्या हो गया है कि अब यह राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है कि वे इस नीति को लागू करें या ना करें। तो 2019 से पहले क्या था कि जब 1 अप्रैल 2010 से आरटी एक्ट लागू हुआ तो उसके बाद 2019 तक इसके बीच में जो बालक हैं उनको कक्षा 8 तक फेल नहीं किया जा सकता था, ठीक। बट अभी क्या है 2019 में इसमें संशोधन होता है और फिर यह प्रावधान कर दिया गया कि जो राज्य स्तर के स्कूल हैं, जो राज्य स्तर पर स्कूल है, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने अनुसार इसमें संशोधन कर सकते हैं या फिर उसमें अपना नीति अपने अनुसार बना सकते हैं। तो इसका क्या उद्देश्य है नो डिटेंशन पॉलिसी का, कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था कि यह सुनिश्चित कर सके कि कोई भी बच्चा फेल होने से डर से स्कूल ना छोड़ दे। मान लीजिए कि
मैं क्लास 7th में हूँ और मैंने एग्ज़ाम दिया और मुझे इस चीज़ का डर है कि मैं फ़ेल होऊँगा या पास होऊँगा। और फिर मैंने क्या किया कि अपनी आगे की पढ़ाई छोड़ दिया। मान लीजिए मैंने बहुत ही मुश्किल से 7th क्लास पास किया, मैं 8th में गया और मैं 8th में जाने के बाद देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए और मैं एग्ज़ाम नहीं पास कर पाऊँगा और फ़ेल हो जाऊँगा। तो इस कारण से क्या किया, मैंने स्कूल को छोड़ दिया। तो यह इसलिए इस चीज़ को लागू किया गया था आरटी एक्ट में 2009 की तरफ 9 के तहत यह प्रावधान दिया गया था कि कोई भी बालक है क्लास 8 तक उसको फेल नहीं किया जाएगा। बट 2019 में संशोधन होता है, उसमें कहा जाता है कि जो राज्य स्तर के स्कूल हैं या राज्य जो सरकारें हैं यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि इसको फेल करना है या नहीं, वो अपने अनुसार इसमें पॉलिसी बना सकती है। फिर 7वां क्या है कि माता-पिता और अभिभावकों के कर्तव्य की ड्यूटीज़ ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन कि इसके तहत ये भी प्रावधान किया गया है कि आखिर जो पेरेंट्स है, जो गार्जियंस है, जो माता-पिता हैं, आगे उनका क्या कर्तव्य रहेगा इसके प्रति। तो ये अधिनियम क्या बताता है कि जो माता-पिता और अभिभावक हैं, है ना? कि उनका क्या कर्तव्य होगा कि जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जितने ही बालक हो, उनको बच्चों को क्या करना है, स्कूल में दाखिला करवा दिया जाए और उनकी शिक्षा पूरी होने तक उनका क्या करें, वो पेरेंट्स उनका सहयोग करें। मान लीजिए कि यह एक सामाजिक क्या करता है कि यह एक सामाजिक ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देता है, जहाँ शिक्षा केवल सरकार का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का समुदाय का, समाज का एक दायित्व बन जाता है। क्योंकि मान लीजिए कहीं न कहीं अगर माता-पिता इस चीज़ पे ध्यान देंगे, तो यह अच्छे से पूर्ण रूप से सहयोगपूर्ण तरीके से यह पूर्ण हो सकता है। ठीक? तो हम लोगों ने देखा इसमें कि क्या-क्या इसमें अ, प्रावधान थे। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं कि सबसे पहले जो शिक्षा का अधिनियम एक्ट आया 2009 में आया और इसको जो होता है लागू कर दिया गया 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारतवर्ष में और इसमें कई सारे प्रावधान भी किए गए और इसके तहत जो आर्टिकल 21A है उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको जो मुफ्त में और अनिवार्य रूप से शिक्षा का एक मौलिक अधिकार इसको बना दिया जाता है राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत। और इसके प्रावधानों को देखें तो हम लोग इसमें कौन-कौन से प्रोविज़न्स आते हैं। एक तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को फ्री में और कंपल्सरी अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। फिर निजी स्कूलों में आरक्षण की 25% जो आरक्षण है वो प्राइवेट स्कूलों में दिया जाएगा, जो बालक आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे। फिर स्कूल के जो बुनियादी ढाँचे हैं और मानकों का निर्धारण कि स्कूल में जो भी बुनियादी ढाँचे हैं, चाहे उसका पुस्तकालय हो, शौचालय हो या फिर जो भी वहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, बेंच हो, डेस्क हो, इन सब का अच्छे से प्रावधान करना। फिर शिक्षकों के लिए कुछ मानक यहाँ पे तय किए गए कि जो शिक्षक है उनके मान लीजिए कि 1 से 5 तक बालक है तो उनको पढ़ाने के लिए अभी वर्तमान समय में अगर आपके पास डीएलएड रहेगा तभी आप सक्षम हो उनको पढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद 6 to 8 पढ़ाना है तो आपको बीएड, 9 to 10 के लिए बीएड, उसके बाद फिर आगे इस तरह से बढ़ता जाता है कि 6 से 12 तक आपके पास बीएड है और पीजी है तो आप 11-12 को भी पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे-ऐसे जो मानक है यह तय किए गए इसके द्वारा ताकि एक जो क्वालिटीपूर्ण शिक्षा है हमारे बालकों को मिल सके। और इसमें और प्रावधान है कि शारीरिक दंड का निषेध कि कोई भी बालक होगा उसको जो दंड है या फिर उसको मारपीट नहीं किया जाएगा उसके साथ, है ना? उसको जो टीचर है उसको किसी भी प्रकार का दंड नहीं देगा या उसे पनिशमेंट नहीं देगा। फिर नो डिटेंशन पॉलिसी, नो डिटेंशन पॉलिसी में क्या था कि 2009 में 2010 में जब यह लागू होता है 1 अप्रैल में, तो ये कहा गया कि जो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बालक होंगे उनको फेल नहीं किया जाएगा नो डिटेंशन पॉलिसी में। बट 2019 में इसमें संशोधन किया जाता है और ये कहा जाता है राज्य सरकारों से कि अपने अनुसार वो पॉलिसी बना सकते हैं कि विद्यालयों में क्या फेल किया जाएगा या नहीं। फिर 7वां इसका एक और महत्वपूर्ण प्रावधान था कि जो माता-पिता हैं उनका भी क्या है, यह कर्तव्य है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक है उनको ध्यान दें और उनको स्कूल में दाखिला सही समय पे करवाएँ ताकि उनकी शिक्षा पूर्ण हो सके। ठीक है? तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और मैं और वीडियोज़ बनाऊँगा। थैंक यू।